तो फिर एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएससी ने 2023 का सिविल सर्विसेज का अब तक का सबसे अनएथिकल एग्जाम कंडक्ट करवा दिया है और वो हो चुका है, रिजल्ट भी आने वाला है। और सभी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इसके सी सेट के पेपर को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जीएस के पेपर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भैया तुम लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं होता है, बस नंबर कम आ गए इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नो गाइस, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद की बात कह रहा हूँ, मैं खुद ये क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये पेपर इट वाज नॉट वर्थ इट, राइट। ये बिल्कुल भी पूरा लक बेस्ड था। खैर उस पे मैंने अलग से वीडियो बना दी हुई है। मेरा अपने बहुत कंफर्टेबल मेरा जीएस का स्कोर है, राइट, बहुत कंफर्टेबल है, 110 इतने प्लस बन रहे हैं जीएस में स्कोर। सी सेट में भी मतलब लगभग लगभग एज पे हूँ, लेकिन मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। जेन्युइनली देयर इज अ जेन्युइन रीजन कि हाँ, ये पेपर इट वाज नॉट यूपीएससी काइंड ऑफ पेपर जो कि एक्सपेक्टेड था। इन्होंने अपना लेवल बढ़ाया नहीं है, डाउन कर दिया है। खैर उसे छोड़ो, यहाँ पे हम ये बात फोकस करेंगे कि मैंने आपको जो चीज़ बताई थी, एक तरीके से जो चीज़ मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि बिल्कुल आप जो है इस लेक्चर सीरीज को जरूर जा करके देखिए, जो मैंने वहाँ पिन भी किया हुआ है इस अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैंने बताया हुआ था आपको कि सिर्फ 9 घंटे की ये लेक्चर सीरीज है और ये आपके सबसे प्रोडक्टिव, ये बिल्कुल फ्री लेक्चर्स थे, फ्री लेक्चर्स थे। और ये प्रीलिम्स के लिए सबसे प्रोडक्टिव लेक्चर्स में से एक आपके बन सकते थे। वो कैसे, उसी को यहाँ विद प्रूफ में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन मैंने अभी तक जितना भी प्री का क्वेश्चन पेपर पूरा देखा हुआ है, उसमें मुझे ये क्वेश्चन मिले, राइट। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो किसी ने किया होगा वो याद नहीं रहता है, इतना भी याद नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आया था कौन नहीं आया था। तो ये मुझे वो 9 क्वेश्चन मिले जो कि डायरेक्टली इस कोर्स से डायरेक्टली आए हुए थे इन सारी चीज़ों से। खैर ये है सबसे बड़ी गूगली, सबसे बड़ा बाउंसर। ये देखो 3 वीक्स एगो, राइट, 3 वीक्स एगो, मतलब प्रीलिम से लगभग 15 दिन पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी कि ये आपको सरप्राइज कर सकता है प्रीलिम्स में, और इस वीडियो को अपने ही रिस्क में स्किप करें। और इसी वीडियो में मैंने आपको यहाँ देखो ये बात बताई थी, वोल्बाशिया, राइट, वोल्बाशिया के बारे में। यहाँ बकायदा मैंने बताया था कि इट इज़ अ बैक्टीरिया, राइट, जो कि आपके सिंगापुर और देखो एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ से आपने नोट करनी है कि इस साल का अगर आपने करंट अफेयर ना भी पढ़े, पिछले 1 साल का अगर आपका क्लियर है तो आप यू आर गोइंग टू क्लियर यूपीएससी। पिछले 2 साल से इनका ट्रेंड यही है कि 1.5 ईयर्स के पहले तक का जो आपका करंट अफेयर है वो ये पूछ रहे थे। और ये नई नई चीज नहीं है, यहाँ तो हालांकि 3 वीक्स अगो 2 वीक्स अगो दिया हुआ है, लेकिन ये जो खबर थी, ये जो डिस्कवरी है वुलबाशिया की, ये लगभग 2020 का आपका न्यूज़ है। उस टाइम ये न्यूज़ थी, अब तो ये ट्रेंड बन गया है। उस टाइम ये न्यूज़ थी, ये उस टाइम पे डिस्कवर हुआ था कि आपका जो वोल्बाशिया नाम का एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। ये अगर आप एड्स इजिप्टाई नाम के मच्छर पे, जो कि आपके डेंगू जैसी बीमारियां फैलाता है, अगर उसमें आप ये डाल दो, ये बैक्टीरिया डाल दो, तो वो ये बीमारियां नहीं फैला पाएगा। अब उसका प्रोसेस क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, इसमें ऑलरेडी सब चीजें एक्सप्लेन्ड है, राइट। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि खास तौर पे ये जो वीडियो मैंने बनाई थी आपको, ये आपके गाम्बूशिया गाम्बूशिया नाम की एक फिश हुई थी होती है, वो भी आपके मॉस्किटो को खाने वाली एक फिश रहती है। उसी वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया था कि वोल्बाशिया आ सकता है, जाकर के देख लेना, ये वीडियो अभी भी पड़ी होगी। और ये आ गया वोल्बाशिया मेथड, समझ गए ना। बस सिंपल सीधा। देखो एक बात और, इस वीडियो के बारे में एक बात और, ये जो मैंने लेक्चर सीरीज लेके रखी हुई है ये मैंने ली हुई है अनअकैडमी पे, राइट। ये मैंने अनअकैडमी पे ली हुई है, फ्री है, अभी भी पड़ी हुई है, अभी भी टेलीग्राम पे ये पिंड है, आप सारे सारे लेक्चर्स को जाकर के देख सकते हैं। तो इस पे, इस वीडियो में मैंने अपने आप को हाइड करके रखा हुआ है, जस्ट फॉर ए सिंपल रीजन कि आई वॉन्ट द थिंग्स टू रिमेन एनोनिमस ऑन यूट्यूब, राइट। यूट्यूब पे ये सारी चीजें एनोनिमस चलते रहे तो बढ़िया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फेस वगैरह यहाँ पे हाइड अपना करके रखा हुआ है, राइट। हालांकि अगर आपको आना है, राइट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल को, ये आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, राइट। मैं आपको लिंक पिन भी कर दूंगा आपके क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगले साल के लिए बिल्कुल नो डाउट ऐसा कोई साइंस एंड टेक का अच्छा सॉल्यूशन आपको जाकर के देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो ये देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच का बेसिकली ये आपको डिफरेंस पूछ रहा था, और ये मैंने स्पेसिफिकली वहां करवाया है, ये याद दिलवा के कि यार आज तक ना यूपीएससी ने ये पूछा नहीं था यार। इस बात पे अचंभा है कि उन्होंने इतना बेसिक क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं था बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल पे, और उन्होंने अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या ये होती है, क्रूज मिसाइल क्या ये होती है।
और ये उन्होंने पूछ लिया कि अग्नि 5 क्या एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? नहीं, ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने करवाई थी। अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि वगैरह की पूरी जितनी आपकी सीरीज है, राइट, आपकी जो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया की है, और मिसाइल का जो हमारा क्या कहते हैं, जो भी अपने नेशनल लेवल पे जो मिसाइल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम हमारे चले हुए हैं, और सबमरीन्स वगैरह कैसी कैसी डेवलप हो रही है, प्रोजेक्ट 75 वगैरह, प्रोजेक्ट 15B वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे कवर हर हुई थी, राइट। और यहाँ से सीधे ये डायरेक्ट हिट है, ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा गया है, बेसिक फंडामेंटल चीजों से पूछा गया है, इसीलिए फंडामेंटल्स को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वो एक क्वेश्चन जो कि जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए, लेकिन नो डाउट वो लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे जिन्होंने ये अपने लेक्चर देखे हुए थे। ये कोई सरप्राइज नहीं था। सीधा देखो, नेब्यूला यहाँ पे पूछा हुआ है, मैंने नेब्यूला कवर किया हुआ है, और सिर्फ कवर नहीं किया हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है, ये आपको नेब्यूला पे इतनी सारी चीजें यहाँ पे बताई गई थी बकायदा। ये बताया था कि इनफैक्ट मैंने तो नेब्यूला का एग्जांपल भी दिया था। एक पिलर्स ऑफ क्रिएशन करके मैंने एक फोटो भी डाली थी, पिलर्स ऑफ क्रिएशन, नासा ने एक फोटो कैप्चर करी हुई थी एक नेब्यूला की आपकी, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट फोटो वो अभी तक की मानी जाती है। तो ये आपके डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। जब आपने इतना पता कर लिया कि नेब्यूला इज समथिंग रिलेटेड टू दिस, तो कैफिड्स तो ये हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों तो इनकरेक्ट हुए ही हुए। पल्सर भी आपको यहाँ पे इसमें यहाँ मैंने करवाया हुआ था यार, J1818 करके मैंने कहीं, हाँ ये देखो मैग्नेटार, मैग्नेटार मैंने बताया था आपको कि इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, इट इज अ काइंड ऑफ पल्सर। ये J1818 फास्टेस्ट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ सब चीजें आपको बताई हुई थी कि पल्सर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, मैग्नेटार इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, राइट। ये पल्सर्स भी इसी से रिलेटेड है, J1818 करके फास्टेस्ट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, समथिंग नॉन एज, मतलब फास्टेस्ट पल्सर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब चीजें जो है देखो, न्यूट्रॉन स्टार ये सब चीजें डिस्क्राइब की गई है आपके, राइट। और डायरेक्टली यहाँ से ये हिट हुआ है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आपका ये देखो, ये इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, नाम बस चेंज कर दिया। लेकिन जिन भी लोगों ने, मुझे बहुत सारे लोगों के फिर मैसेज भी आए, राइट। इनफैक्ट एक लर्नर है, लर्नर तो क्या कहें, मुझसे तो बहुत बड़े हैं, वो रिसर्च स्कॉलर है खुद, तो वो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखा करते थे। शी सेड कि सर, प्रीलिम से पहले सुबह मैंने एक देखो, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल पे एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ था 19 मिनट का, बोलते मैंने वो 2x स्पीड पे देखा, और ये वोलबाशिया वाली वीडियो देखी, और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आ गए, समझ गए, डायरेक्टली वहां से वो सुबह उन्होंने देखा, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आ गए, राइट। तो ऐसा भी होता है कई बार, तो ये भी एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये यहाँ से सीधा आया हुआ था, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, मैंने आपको बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी करवाई हुई है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, और ये सेम ही चीजें हैं। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम आपको यहाँ से गेस कर लेना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ, गेस कर लेना चाहिए था जिंदा दिमाग वालों को, कि हम बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जैसा कुछ पढ़े हैं जो कि एक्वाकल्चर से रिलेट है। और इसमें देखो, ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि ये जो फिशेज से कोई भी एक्सक्रीटा अगर निकल रहा है, तो उस एक्सक्रीटा को क्या कहते हैं, उस एक्सक्रीटा को एक तरीके से डीनाइट्रीफाई करने हैं, नंबर वन। और उस एक्सक्रीटा को फिश के लिए वापस एडिबल बनाने के लिए इसमें हम क्या डालते हैं, फाइटोप्लैंक्टन डाल देते हैं, जू प्लैंक्टन वगैरह कुछ भी डाल देंगे, राइट। और ऊपर से इसमें बैक्टीरिया डाल देंगे, फंजाई डाल देंगे इस पूरे सोल्यूशन में, राइट, इसी पूरे टैंक में, समझ गए। जिस टैंक में हमने फिशेज पैदा की हुई है उसी में हम ये सारी चीजें डालेंगे, तो वो जो फिश का एक्सक्रीटा होगा, ये सब चीजें उसको डिग्रेड कर देगी, और फिश फिर इनको खाएगी। इट मीन्स फिश सारी चीज को रिसर्कुलेट कर रही है, राइट, सारा जो भी अपना खाना है उसे रिसर्कुलेट कर रही है। बस ये रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वैसे ही रखा गया है, एजेंट्स को अलग किया गया है, सिंपल, राइट। तो इसमें आपका आ, देखो, आपका बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में टैंक के अंदर ही ये सब चीजें मौजूद रहती है। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे आपकी फिशेज है, यहाँ से आपका जो गंदा पानी है वो निकलेगा, यहाँ बायोफिल्टर लगे होंगे, बायोफिल्टर माने वो सब चीजें जो यहाँ मैंने मेंशन की, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जू प्लैंक्टन हो गया, राइट, और आपके एल्गी वगैरह हो गई,
आपके फंजाई वगैरह होगी, यहाँ ये बायोफिल्टर उस पानी को प्योरीफाई करेंगे, वापस फिर वो पानी यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से एक सर्कल क्रिएट किया जाएगा, रिसर्कुलेशन पानी की करवाई जाएगी। इसे हम कह रहे होते हैं रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस इंस्ट्रूमेंट अलग है। बात तो एक ही है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ये लगभग क्या, ये एक ही चीज है। बस यहाँ से आपके ये बन जाना चाहिए था। और ये तो मैंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि नहीं, फास्फोरस मतलब इस चीज को डिग्रेड करना बहुत जरूरी है, इंक्रीज नहीं होगा ये, राइट। इसे डिग्रेड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फास्फोरस कंटेंट जो है आपके हार्मफुल होता है आपके, राइट, फिशेज के लिए। और ये एक्सप्लेन ऑलरेडी, सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है एक्सप्लेन, राइट। यहाँ मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे आए हुए थे। देखो यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट पे क्वेश्चन था, और मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि यूरेनियम एनरिचमेंट का ये जो चीज है, ये देखो, एनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम 235 एटम का, इसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए, अराउंड 3 to 5%। यहाँ देखो कितना लिखा है, 60%। और मैंने ये आपको एम्पेसाइज करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंशन करके छोड़ दिया, नो, एम्पेसाइज करके पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट आपके एग्जाम में आ क्यों सकता है, क्यों आ सकता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है साथ में, ईरान, ईरान न्यूक्लियर डील, राइट, JCPOA का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देयर इज समथिंग नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। इससे यूएसए ने बैकआउट कर लिया था, क्यों? क्योंकि यूएसए ने एलेज किया कि ईरान ने अपनी जो यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट है, ये 5% एक्सीड करके 20% तक आ गया है, राइट। लिमिट थी 5% के आसपास कि ठीक है, अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो इतना कर एनरिचमेंट आप कर लो। ईरान ने इतना ज्यादा कर लिया, 20%। तो यूएसए अब एलिगेशन लगा रहा था कि हाँ, ईरान ने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इतनी ज्यादा एनरिचमेंट कर दी थी। तो इसलिए ये सब चीजें न्यूज में थी। और पिछले 4-5 साल से उन्होंने पूछा ही नहीं एनरिच्ड, इनफैक्ट पिछले 4-5 साल से उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। और मैंने एक्सप्रेसली इस पूरे लेक्चर में बताया था कि इस बात पे हैरानी है कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा पिछले 4-5 सालों में। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, समझ गए। ये भी मैंने बताया था कि इंडिया के पास, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स, यस, इंडिया हैज इंडिया हैज यूरेनियम डिपॉजिट्स, माइनर लेवल पे ही हैं, लेकिन हैं तो हैं। उससे ये स्टेटमेंट रॉन्ग थोड़ी ना हो जाती है। अभी कुरनूल का डब्बा टाइप ऑफ जो रॉक सिस्टम है, और आपके जो कर्नाटक में धारवाड़ रॉक सिस्टम है, राइट, इन एरियाज में यूरेनियम के रिजर्व्स मिले हैं इंडिया में। तो डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम रिजर्व्स, यस, वी स्टिल डिपेंड ऑन कोल, यस, बट ये 60% है क्या? नो, इट इज अराउंड 5%। इतने में तो आप मतलब 80-90 में तो आप बॉम्ब बना देते हो। एक्सप्रेसली मैंने यहाँ पे बताया हुआ है सारी चीजें। इनफैक्ट इस वाली वीडियो, ये वीडियो मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ये प्ले करवा दी तो जो है यहाँ एको हो जाता है। तो ये मैंने ऐसा एक पार्ट बताया था, यहाँ मैंने स्पेसिफिकली बताया कि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है। ये एक वीडियो है, रिकॉर्डेड है, मैं इसे प्ले नहीं करूंगा क्योंकि एको हो जाता है यार, एक ही लैपटॉप में ही जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो एको आ जाता है। इसकी आवाज आपको 4-5 बार सुनाई देगी, राइट। सो इसलिए यहाँ मैंने एक्सप्रेसली बताया था कि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, शायद मैंने यहाँ कमेंट में वो ऐड हाँ नहीं हुआ, आपको लगता होगा कि इतने डेप्थ में चीजें क्या पूछी जाएंगे कि हाँ, यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब क्या। मैंने यहाँ आपको सारी चीजें बताई थी कि आपका थोरियम 232 क्या है, इसे यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, यूरेनियम 235 क्या है, यूरेनियम 238 क्या है, और इसे फिजाइल बनाने के लिए प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है। इतनी सारी चीजों को वहां प्रोसेस को बिल्कुल फंडामेंटली एक्सप्लेन किया गया था बकायदा कि ये है हमारा 3 स्टेज डेवलपमेंट, है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। और स्पेशली मैंने एम्फेसाइज करके बताया था कि हाँ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वाई? क्योंकि कल पक्कम में इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने प्रिपेयर किया है, और ये अगले साल भी आएगा क्वेश्चन। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अगले साल भी वो आएगा, क्योंकि ये एक लैंडमार्क डिस्कवरी है कि कल पक्कम में पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया का निकला हुआ है। अब वो सारी चीजें क्या होती है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वगैरह, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, यहाँ मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं हूँ, राइट। तो ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट की वीडियो है कि हाँ, यहाँ से ये चीजें आई हुई थी। और ज्यादा नहीं था यार ये कोर्स, राइट, मैं आपको यहाँ बता दूं, ये देखो, ज्यादा नहीं था ये, सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया ना, 9 घंटे की ये एक कोर्स था। मैंने बताया कि ये इट कैन बी मोस्ट प्रोडक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव कोर्स कोर्स इसे कहेंगे, या फिर मतलब फ्री लाइव सेशंस जो है, 9 घंटे को आप जो है 2.5x की स्पीड में जाकर के देख सकते थे। और मतलब ये 3 घंटे में आप ये सारी चीजें 3-3.5 घंटे में कवर कर सकते थे, राइट। 3.5-4 घंटे में आप ये सारी चीजें कवर कर सकते थे, और ये एक अच्छा रिवीजन भी होता आपके लिए। लेकिन फिर, राइट, मैनी पीपल दे डिड नॉट फॉलो, और फिर बाद में
हो जाता है प्री का। अब चलो क्या कर सकते हैं, एंड देन ये देखो, ये जो आपका क्वेश्चन था कार्बन फाइबर, मैंने स्पेसिफिकली आपको नैनो मटेरियल्स में ये चीजें बताई थी कि फुलरिन का यूज किन किन चीजों में हो सकता है। और यहाँ देखो फुलरिन का यूज किन किन चीजों में हो सकता है, यहाँ मैंने कहीं लिखा हुआ है यार, कार्बन फाइबर, कार्बन नैनो ट्यूब वगैरह सब चीजें बताई हुई है। कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन फाइबर, राइट, कार्बन फैब्रिक, ये सब चीजें, इनके यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखो, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, हाँ ये सब चीजें तो मैंने बताई हुई है भाई। ऑटोमोबाइल, अब भैया अब जो है बोनट भी कार्बन फाइबर के आ रहे हैं, ठीक है, कार्बन फाइबर के आ रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब के बन के आ रहे हैं, क्योंकि भैया इनकी स्ट्रेंथ जो है ना ये बहुत टेंजाइल होते हैं स्ट्रेंथ में, बहुत ही भयंकर लेवल की स्ट्रेंथ होती है कार्बन फाइबर में, कार्बन नैनो ट्यूब में। और कार्बन नैनो ट्यूब नया टॉपिक नहीं है, ये नया टॉपिक नहीं है, सीएनटी पे इन्होंने 2021 पे क्वेश्चन पूछा है ना, आई थिंक 2021 या 2020 में इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था, भैया क्या ये बायोडिग्रेडेबल होती है या नहीं होती है। और मैंने यहाँ स्पेसिफिकली आपको बताया कि ये जो फुलरिन है या फिर आपका जो भी, राइट, कार्बन नैनो ट्यूब है, कार्बन फाइबर है, ये सब चीजें दे आर बायोडिग्रेडेबल बाय व्हाट, देयर इज समथिंग नोन एज एमपीओ नाम का एंजाइम, माइलोपेरोक्सीडेज, राइट, माइलोपेरोक्सीडेज, जो कि आपकी बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहा है, ये एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है, बायोडिग्रेड। और अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दे दूं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि बायोडिग्रेड है, बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या वो रिसाइकल नहीं हो सकती क्या? भैया अगर कोई चीज बायो, इवन प्लास्टिक को भी आप रिसाइकल कर रहे हो, कार्बन फाइबर क्यों नहीं हो सकते यार रिसाइकलेबल, बायोडिग्रेड ही करवा दो चाहे, राइट, उससे कार्बन निकलवा दो, फिर से उसे मतलब नई शेप दे दो। अगर बायोडिग्रेड हो रहा है तो रिसाइकल क्यों नहीं होगा? समझ गए ना? बस यही चीज यहाँ से हटवानी थी, राइट। तो यहाँ से इस तरीके से डायरेक्टली ये तो 9 क्वेश्चन, 6 7 आई थिंक 7 क्वेश्चन हुए हैं जो हमने डिस्कस किए होंगे, राइट, 7 ही होने चाहिए यार, राइट, 7 के आसपास, छोड़ो इसे, अरे यार ये प्ले ही हो गई, तो छोड़ो इसे, राइट, 7 के आसपास ये अभी तक हमने क्वेश्चन देखे जो डायरेक्ट हिट थे। और ये जो एरियल मेटाजीनोमिक्स, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ये दोनों चीजें एक ही टॉपिक से आई थी, ई डीएनए। और मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है ई डीएनए पे, मैंने स्पेसिफिकली बताया है, आई थिंक ये मैंने पीवाईक्यू वाले जो आपने सेक्शन लिए थे, राइट, वो जो जो आपका आरएनए डीएनए वाला जो एक क्वेश्चन था, राइट, आई थिंक 2021 का वो क्वेश्चन था, जिसमें आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिजीजेस वगैरह पे क्वेश्चन आया हुआ था यार कुछ, राइट। तो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे उस वक्त मैंने ई डीएनए का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। यस, आई थिंक मैंने एरियल मेटाजीनोमिक्स, इस इस टर्म को मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन कम से कम जब आपको ये ई डीएनए वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था, ई डीएनए वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था, यहाँ से एक अंदाजा आप अच्छा लगा सकते थे, जैसे मैंने भी इसमें जो है अंदाजा ही लगाया, मैंने भी इसमें अंदाजा ही लगाया और मेरे ये दोनों आपके सही हुए। तो ये एक ही टॉपिक से आपके आया हुआ था ई डीएनए से, ये मैंने करवाया हुआ है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट मुझे नहीं मिल पाया यार, आई डोंट नो कि ये मैंने कौन से लेक्चर में करवाया है। इनफैक्ट ये लर्नर्स ने मुझे एक एक लर्नर है अपने, राइट, अगेन वही लर्नर, उन्होंने मुझे बताया भी था कि यस ये हमने कहीं पढ़ा हुआ है, ये कहीं बताया गया है, राइट। तो ये बताया था मैंने, अभी मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ ये कि कौन से लेक्चर में ये कवर किया हुआ है, लेकिन ये पीवाईक्यू वाले लेक्चर में, आई थिंक ये पीवाईक्यू वाले ही लेक्चर में ये कवर हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से डायरेक्टली इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। एंड अगेन लास्ट में आप सभी के लिए एक डिस्क्लेमर कि ये जो कक्षाएं सारी हुई थी ये मैंने खुद कंडक्ट करवाई थी, इसका सारा मटेरियल मैंने खुद प्रिपेयर किया था, सारी रिसर्च मैंने खुद की, काफी मेहनत भी करनी पड़ी। और यही वजह है कि मेरे मोस्ट ऑफ द अपने जितने भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे, मोस्ट ऑफ दोज साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस वो सही हुए, सही हुए। लेकिन बात यह है कि मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना। बावजूद इसके कुछ लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट शो किया, और जिन्होंने शो किया था इस कोर्स, मुझ पे नहीं, इस कोर्स पे, इस कंटेंट पे, कंटेंट माने ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है इस पे उन्होंने ट्रस्ट शो किया, और जिन्होंने शो किया उनका ठीक ठाक वहां पे रिजल्ट भी उनको देखने को मिले। इस साल का क्वेश्चन पेपर टफ था, इनफैक्ट साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी टफ थे, ये बात है, बिल्कुल सही बात है। बावजूद इसके अपने साथ जितने भी लर्नर, मोस्ट ऑफ द लर्नर्स, राइट, आई थिंक 7 लर्नर्स ने इस साल प्री दिया हुआ था जितनी मेरी नॉलेज है, उनमें से मोस्ट ऑफ देम 5 से 6 लर्नर्स दे आर स्कोरिंग मोर देन 90, एंड ऑल ऑफ देम दे सीम, उन्हें लगता है कि हम जो है फेल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सी सेट, उनमें से एक तो इंजीनियर है, आई थिंक 4th अटेम्प्ट, राइट, 4th या 5th अटेम्प्ट उनका था, राइट, और काफी सीनियर है, एंड ही इज ऑल्सो स्कोरिंग वेरी वेल, राइट, आई थिंक 86 87 उनका स्कोर उन्होंने बताया था। और
वो सीसेट में फेल हो रहे हैं, राइट। तो वो जो जिन लोगों ने भी मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि नहीं नहीं भैया इससे बढ़िया पढ़ाई करो, क्या मतलब सीसेट का ऐसा विरोध क्यों कर रहे हो, तुमको जो है मैथ वैथ्स आना चाहिए। भाई सीसेट इज एप्टीट्यूड का टेस्ट, योग्यता का टेस्ट, मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं। योग्यता अलग होती है मैथमेटिक्स से। आपने वहां कैलकुलेशन नहीं करनी है सिविल सर्विसेज में जाकर के, समझ गए ना। आपने ये नहीं देखना है कि इंजन का मतलब ये 4 स्ट्रोक का इंजन है तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी ना। इसके लिए आपने अलग से इंजीनियर्स रिक्रूट कर रखे हुए हैं यूपीएससी का, इसीलिए इतना विरोध हो रहा है। भैया ये सारे काम जो आपने मैथमेटिशियन वाले करवाने होंगे उसके लिए अलग ब्रांचेज हैं। देयर इज इंडियन इंजीनियरिंग की अलग से सर्विसेज रहती है, समझ गए। तो ये जो सिविल सर्विसेज है इनको सिविल सर्विसेज बना के रखो, राइट। दिस इज अ सर्विस प्राइमरीली डीलिंग विद सोशल इंजीनियरिंग। सो यही बात वहां पे बताई गई थी। और इतने सारे लोग फेल हो रहे हैं, ये सब लोग सबसे मेहनती लोगों में से एक हैं, राइट। ये ऐसा नहीं है कि ये डफर लोग हैं, नो, सबसे मेहनती लोगों में से एक। और इस साल जिनका प्री क्लियर हो रहा है, अगेन कुछ एक एक्सेप्शन जरूर होंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका प्री क्लियर हो रहा है उनका जीएस में बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, राइट। इस जिनका भी होगा उनका जीएस में बहुत कम मार्क्स बन रहे होंगे। हो सकता है कि इवन जनरल की कट ऑफ 75-76 भी चली जाए, इतनी कम भी चली जाए तो कोई शक नहीं है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि दोज हु वर इल प्रिपेयर्ड but having good hold in technical subjects like mathematics, they will gain the opportunity of writing the mains। और इससे सिविल सर्विसेज का ही लेवल बहुत डाउन होगा, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी इतना ज्यादा किया जा रहा था। खैर ये वीडियो अलग पर्पज के लिए है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो जो लोग मुझसे राइट जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। यहाँ यूट्यूब पे मैं बिल्कुल इनविजिबल टाइप हूँ, राइट। और अगेन उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अगले साल के लिए भी इस तरीके का साइंस एंड टेक का एक अपडेटेड कोर्स लाए, राइट, अपडेटेड कोर्स लाया जाए। बिल्कुल जो नई अपडेट्स होंगी उनके साथ एक पूरा कोर्स डिजाइन किया जाएगा। फॉर्मेट और प्लेटफॉर्म ऑफ द कोर्स ये इट इज अ मैटर ऑफ मतलब फ्यूचर प्लानिंग। और डेफिनेटली अक्टूबर के आसपास आप अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल अगर मतलब हम जिंदा रहे तो डेफिनेटली अक्टूबर के आसपास किसी ना किसी मीडियम से आपके लिए एकदम बिल्कुल उस तरीके से जो कि आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए सस्टेनेबल हो, राइट, लीस्ट कॉस्ट पे या फिर इवन फ्री आपको ये चीज प्रोवाइड की जाएगी, राइट। सो बने रहिए। और साइंस एंड टेक यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस कोर्स, राइट। अगेन मैं आपको जब बोल रहा हूँ कि रिलाई ऑन दिस कोर्स, यू कैन रिलाई ऑन एनी कोर्स फॉर बेयर मिनिमम थिंग्स, राइट, बेयर मिनिमम थिंग्स। क्योंकि एग्जाम के अंदर ना आपको वो स्टेटमेंटें कुछ ऐसी देगा जिसमें आप अपनी पूरी नॉलेज को सिर्फ एक एसोसिएट नॉलेज के तौर पे यूज कर सकते हो, एक एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हो। प्रोसेसिंग आपको अंदर खुद करनी है क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे बना रहे हैं। हालांकि इस बार तो डायरेक्ट हिट थे, ये तो डायरेक्ट हिट है, इसमें प्रोसेसिंग क्या करनी है। ये फॉर्चुनेट हूँ, राइट। मैं भी फॉर्चुनेट हूँ कि मतलब आ, आ, एक आर्ट्स बैकग्राउंड का होते हुए मैंने साइंस का ये टॉपिक प्रिपेयर किया, ये पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया और लकीली इससे इतने सारे क्वेश्चन आ गए, राइट। और आई डोंट थिंक राइट देयर वाज अ कोर्स व्हिच वेंट ऑलमोस्ट वायरल, किसी का एक कोर्स था और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आई रिस्पेक्ट हिम, आई ड्यूली रिस्पेक्ट हिम, बट देन दैट पर्सन ही केम ऑन यूट्यूब और फिर उन्होंने भी ये बात कन्फेस की कि हाँ यार इस बार क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा बनाया जो हमने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स हो सकता है कि इस साल जो प्री हो, मैंने कोई कोर्स दूसरे को देखा नहीं हुआ है, लेकिन बात यह है कि ये चीजें ना कोई पढ़ाता नहीं है, ये चीजें कोई पढ़ाता नहीं है। वो आपको बस फ्यूजन बताएंगे, ये चीजें अंदर की बताता नहीं है और उन्होंने इस बार अंदर की पूछ ली, अगली बार भी पूछेंगे, बात ये है। तो अगर बने रहना चाहते हैं बिल्कुल आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और डेफिनेटली तब तक अक्टूबर नवंबर तक जो अगले साल के आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, अक्टूबर नवंबर तक आप अदर सब्जेक्ट्स कवर कीजिए। और साइंस एंड टेक पूरी जिम्मेदारी मेरी, राइट, पूरी जिम्मेदारी मेरी। अपडेटेड आपको कंटेंट मिलेगा प्रोवाइडेड सब ठीक ठाक बना रहे सारी चीजें। सो और ये एक आइडियल टाइम है यार साइंस एंड टेक कवर करने के लिए, आइडियल टाइम तो मेरे ख्याल से यही है। आपको जनवरी में ये पढ़ना शुरू करना चाहिए साइंस एंड टेक को और एनवायरनमेंट को, क्योंकि तब तक जो भी मोस्टली जितनी भी आपकी डेवलपमेंट्स होती है साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो आपकी कवर होती जाती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स के लिंक्स यहाँ पे फ्री फ्री अपने सारे जो है
लेक्चर्स रहते हैं। टाइमिंग और लिंक्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।